एंड कंजर्वेशन। पूरा चैप्टर 2 पार्ट में दिया गया है, ठीक है। ये जो पहला पार्ट है इसका, ये बायोडाइवर्सिटी, और जो इसका सेकेंड पार्ट है वो इसका कंजर्वेशन है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हम आपको बता चुके थे फर्स्ट नंबर। बायोडाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, है ना, बताया बेटा, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, है ना। बायो मीन्स लाइफ, तो जो डिफरेंट टाइप के जो लाइफ फॉर्म्स हमको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। इस पर आप देखिए क्वेश्चन भी आया, ये है जो थ्योरेटिकल भले से इस पर आप देखिए क्वेश्चन आया, समझ में आ गया। जैसे लिखा आया कि क्वेश्चन देख लो, उस पर मॉडल क्वेश्चन देख लीजिए। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स, ये देखो जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, बायोडाइवर्सिटी मीन्स, देखो फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, सेकेंड है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, थर्ड है आल, और चौथा का मान लिया नल। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये आया है, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन पढ़िए सब लोग, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर बताइए। बायोडाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, ऑल एंड नन। क्या आंसर होगा इसका? आंसर बताइए। कौन सा बेटा? और बताओ, और कोई? फर्स्ट इज डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, डाइवर्सिटी इन द प्लांट्स, ऑल एंड नन। क्वेश्चन लिखा है डाइवर्सिटी मीन्स, डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, एनिमल्स की डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, कि प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जितने सभी हैं सबको कहते हैं या नन, हाँ, ठीक है ना, यस यू आर राइट, ऑल को कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, समझ में आ गया बेटा ना, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि ऑल द लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। तो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो प्लांट के भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एनिमल्स के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी प्लांट और एनिमल में सबके हो सकते हैं, सबको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और यह बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, यह बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज में हो सकती है, ठीक, समझना इसको, जिसको कि स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक। दूसरा, यह डाइवर्सिटी जीन्स में या जेनेटिक हो सकती है, तो इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकती है, इसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। क्या है इसका मतलब? स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब ये हो सकता है कि स्पीशीज के बीच में डाइवर्सिटी,
ठीक है ना। जेनेटिक डाइवर्सिटी जैसे हम लोग एक ही स्पीसीज के हैं, ह्यूमंस। देखिए ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस एक ही स्पीसीज के हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों में डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है। हम और आप एकदम एग्जैक्टली एक जैसे तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों में डिफरेंसेज हैं। क्या है? डिफरेंसेज हैं। और यह डिफरेंसेज किसके कारण है बोलो, इसको क्लियर करिए। यह डिफरेंसेज जीन्स के कारण है ना। पढ़ा नहीं है? पढ़ा ही है ना कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हर कोई एग्जैक्ट कॉपी तो है नहीं। ऑल्दो वी आर ह्यूमंस, हम सभी लोग तो ह्यूमन हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों में कुछ न कुछ डिफरेंस है। जैसे एक भाई बहन है, एक ही भाई है, सगे भाई दोनों हैं, फिर भी उनमें भी कुछ न कुछ डिफरेंस है। दे आर नॉट जीरोक्स कॉपी टू ईच अदर। बोलिए, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है वो, है ना बेटा। तो उनमें भी कुछ डिफरेंस है। ऐसा क्यों? जीन के कारण, जीन के कारण है ना। तो जीन के कारण जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। बोलो, ये समझ में आ गया ना। हाँ, एक एक जब टर्म्स क्लियर रहेंगे तभी आंसर दे पाएंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। तो जीन में जो डिफरेंस होता है, जीन के डिफरेंस के कारण जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दिया था आपके को? बोलिए, राउल्फिया। राउल्फिया का एग्जाम्पल क्या है? राउल्फिया ओमिटोरिया। ये इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा। राउल्फिया ओमिटोरिया क्या है इंपॉर्टेंट इसका? देखो, राउल्फिया ओमिटोरिया जैसे राउल्फिया के जो प्लांट्स हैं ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं। क्या है भाई? मेडिसिनल प्लांट्स हैं, यानी इनसे मेडिसिन पाई जाती है ना बेटा, इससे मेडिसिन बनाई जाती है ना। मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स क्या है? मेडिसिनल प्लांट्स क्यों है? क्योंकि इनमें से सब लोग समझो इसको ध्यान से बेटा, इसमें केमिकल्स पाई जाती है, केमिकल, और उस केमिकल का नाम क्या है? रिस्पेरपाइन। और यह रिस्पेरपाइन जो केमिकल है, यह रिस्पेरपाइन केमिकल राउल्फिया ओमिटोरिया के जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट जैसे उसमें दिया है ना कि हिमालय रीजन में पाए गए ना, तो हिमालय रीजन में पाए गए यानी डिफरेंट। अब देखो, हिमालय रीजन में पाए गए तो कहीं यहाँ पाए गए, कहीं यहाँ पाए गए, कहीं यहाँ पाए गए, कुछ डिस्टेंस पर पाए गए। तो जहाँ पाए गए राउल्फिया ओमिटोरिया के प्लांट तो वही थे, लेकिन उसमें जो केमिकल ये रिस्पेरपाइन में मिला, ठीक है ना, इसका कंटेंट किसी प्लांट में ज्यादा था और किसी प्लांट में कम था। समझ में आ गया ना। तो इस नाते इसको कहते हैं भाई ये क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो एक ही स्पीसीज के प्लांट के स्पीसीज एक ही है, चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका जो अमाउंट है, इसके जो केमिकल का अमाउंट है, जो एल्कलॉइड है, वो कहीं अधिक पाया गया, कहीं कम पाया गया। ठीक है ना। जिससे कि किस चीज़ की दवा बनाई जाती है? हाइपरटेंशन की दवा बनाई जाती है, या हार्ट से रिलेटेड दवाएं भी बनाई जाती हैं। ठीक है ना। मेंटल डिसऑर्डर के लिए जाना जाता है राउल्फिया सर्पेंटाइना का प्लांट, जिसको कि मेडिसिन ऑफ मैड से नाम से जानते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट लोकेशन पे पाए जाने के नाते इनके जो एल्कलॉइड्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, इनकी क्वांटिटी में डिफरेंस हो गया। ठीक है ना। इस नाते हम इसको जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या है? देखो, जैसे दिया है उसमें इस चीज़ का एग्जांपल दिया है। स्पीशीज डाइवर्सिटी बेटा
वेस्टर्न घाट में ये इकोलॉजिकल डिफरेंस है। इकोलॉजिकल डिफरेंस में बताया है कि जो वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस पाए गए, ठीक है। जैसे देखिए ये है, मान लिया ये है ना, तो ये है, ये एरिया जो है इंडिया के नक्शे में, जो इंडिया का मैप है, ये जो एरिया है वेस्टर्न घाट से जाना जाता है, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में क्या, वेस्टर्न घाट में रिवर्स ज्यादा है, कई रिवर्स है, ठीक है ना। तो कई रिवर्स के पाए जाने के नाते यहाँ एम्फीबियंस ज्यादा पाए गए, एम्फीबियंस यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ईस्टर्न घाट में एम्फीबियंस कम पाए जाते हैं, लेस, ठीक है ना। ईस्टर्न घाट यहाँ एम्फीबिया कम पाए गए और यहाँ एम्फीबिया ज्यादा पाए गए। तो ये क्या है, यह इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना। मतलब यह है कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कहती है कि भाई मतलब इस स्थान पर जो है एम्फीबियंस ज्यादा पाए गए और इस स्थान पर एम्फीबियंस कम पाए गए। क्यों? ड्यू टू द इकोलॉजिकल कंडीशन। समझ में आ गया ना ये चीज। और इसका एग्जाम्पल स्पीसीज का बताओ, एनसीईआरटी में किस चीज का एग्जाम्पल लिया है? स्पीसीज बेटा, स्पीसीज डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी एट द स्पेसिफिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट है द ग्रेटर एम्फीबियंस स्पीसीज डाइवर्सिटी देन इकोलॉजिकल, ठीक है। ईस्टर्न घाट यानी जो वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट की जो एरिया है, वेस्टर्न घाट की एरिया में एम्फीबियंस अधिक पाए गए और ईस्टर्न घाट में एम्फीबियंस कम पाए गए, ठीक है ना। तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को शो करता है। Ecological diversity at the ecosystem level, India, for instance, with the desert, rainforest, mangrove, coral reefs, wetlands, okay, and alpine meadows, has the greater ecosystem diversity than the Scandinavian country like Norway, ठीक है ना। मतलब ये कह रहा है कि कहीं प्लेस पर जो है बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, कहीं बायोडाइवर्सिटी कम है। इकोलॉजिकल उस पर डिपेंड, जैसे डिजर्ट एरिया है, ठीक है ना, एल्पाइन, ठीक। तो इस पर भाई जहाँ लाइफ अडाप्टेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर एनिमल्स ज़्यादा पाए जाएंगे, जहाँ पर लाइफ अडाप्टेशन कम होगा वहाँ पर एनिमल्स कम पाए जाएंगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है। फिर हमने आपको IUCN की रिपोर्ट बताई थी, IUCN का रिपोर्ट, IUCN हमने आपको बताया था, IUCN की रिपोर्ट। इसमें बताया था कि एनिमल्स कितने, प्लांट्स कितने, ठीक है, ये बताया था बेटा, याद करो। तो एनिमल्स कितने, 70% एनिमल्स, प्लांट्स कितने बेटा 22% और 8% में क्या प्रोटोजोअन्स वगैरह का, इसमें से फंजाई का भी नाम आता है, ठीक है ना, फंजाई का भी नाम आता है। तो फंजाई से ग्रेट डाइवर्सिटी है सबसे ज़्यादा। और इसमें इंसेक्ट बताए थे जो अभी तक पता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था, इसको रिपीट किया इस क्वेश्चन के नाते, इम्पॉर्टेंट है ये, राइट। यानी एनिमल्स में इंसेक्ट्स जो हैं, ठीक है, दे आर मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप, मेकिंग अप द मोर टाइप ऑफ 70% ऑफ द टोटल, यानी टोटल के 70% हैं ये, ठीक है।
पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी पर आते हैं बेटा। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स देख लीजिए, इसमें दिया है द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शो ए रादर uneven distribution. For many group of animals or plants, there are interesting pattern in the diversity. The most well known being the latitudinal gradient in the diversity. क्या मतलब है इसका? जैसे कि ये कह रहा है कि भाई हर जगह पर जो है समान रूप से है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है ना। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह बराबर रूप से तो है नहीं, कहीं बहुत अधिक ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, ठीक है ना, कहीं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, कहीं कम है, ऐसा है ना। तो है क्या, इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, ठीक है ना। यानी इक्वेटर से पोल की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे, ठीक है, यस, जो बायोटा हैं वो हमको मैक्सिमम अमाउंट में मिलते जाते हैं, ठीक। जैसे देख लीजिए ये इक्वेटर है ना बेटा, जो अर्थ है ये देखिए इस एरिया में, ठीक है ना। तो यानी ये इक्वेटर है, बोलो बोलो, और ये पोल्स है ना बेटा, ये भी पोल है, ये भी पोल है। तो कह रहा है इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो हमको एनिमल्स ज़्यादा मिलते हैं। यानी कहने का मतलब अर्थ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। यानी इक्वेटर पर कम और पोल्स पर ज़्यादा। ये बात समझ में आ गई ना। तो विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं इनके, बता रहा है, ओके। मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और द पोलर एरियाज, जैसे कह रहा है कि कोलंबा लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स। कोलंबा है जैसे इक्वेटर में है, लेकिन इतने इतने जो है 1400 बर्ड्स पाई जाती हैं, इतने स्पीसीज में, यस, ठीक है। वाइल द न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ हैज 105 स्पीसीज एंड ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ ओनली 56 स्पीसीज। यानी यह बर्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन, बर्ड्स के स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि कहाँ पर कितने कितने बर्ड्स की स्पीसीज हैं, ओके। इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया in the tropical latitudes has more than 1200 species of the birds, ठीक है। इंडिया में 1200 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स से कुछ ज़्यादा है। ए फॉरेस्ट इन ए ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर हैज़ अप टू द 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in a temperate region। कह रहा है कि जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो वस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं, जैसे वस्कुलर प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट्स वस्कुलर प्लांट्स हम बताएंगे। वस्कुलर प्लांट की बात यहाँ कर रहा है। वस्कुलर प्लांट्स कौन कौन से हैं, बोलो। जो टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये जो तीन कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं ये क्या हैं, वस्कुलर प्लांट्स हैं। तो कह रहे कि ये जो वस्कुलर प्लांट्स हैं बेटा ना, ये ट्रॉपिकल रीजन में जैसे इक्वेटर पर है ना, इन, हाँ, ये जो है लगभग 10 times 10 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं। The largely tropic Amazon rainforest in the South America has the greatest biodiversity on the earth, ठीक है।
जो साउथ अमेरिका है इसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अब ये देख लो, ये ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट हो गया बेटा, इसको अंडरलाइन करना। ये ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट हो गया, इसको अंडरलाइन करिए। साउथ अमेरिका, ठीक है। इट इज होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स। देखिए डाटा दिया है, अंडरलाइन करिए इसको। हाउ मेनी, नोट करो, 40,000। तो 40,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स और 3,000 ऑफ फिशेज, ये डाटा दिया है बेटा, एंड 1,300 ऑफ बर्ड्स, ठीक, 427 ऑफ मैमल्स, 427 ऑफ एम्फीबियंस, 378 ऑफ रेप्टाइल्स एंड ऑफ मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, यानी 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। यानी ये डाटा दिया हुआ है, कह रहा है कि इस तरीके से जो है ग्रेट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। साइंटिस्ट एस्टिमेटेड दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एट लीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। मतलब ये है कि आईयूसीएन ने इतना डिस्कवर्ड कर दिया, ये डिस्कवर्ड वाले हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी अनडिस्कवर्ड हैं, ऐसे भी जिनकी डिस्कवरी ही नहीं हुई है, जिनका नेम ही नहीं हुआ, नेमिंग नहीं हुआ है। समझ में आ गया? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक that might account for their greater biodiversity, ठीक है। Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses। क्या, देखिए, some important ones are speciation, राइट, यानी यहाँ क्या इंपॉर्टेंट हो गया, जो लोगों ने कंक्लूड किया वो क्या कंक्लूड किया, इसका स्पेसिएशन, ठीक है ना, क्या, जैसे मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, इसी को तो स्पेसिएशन कहते हैं ना, माने नए नए स्पीसीज फॉर्म हुए, ठीक है। कैसे, स्पेसिएशन इज जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम, unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, ठीक, tropical latitudes have remained relatively undistributed for millions of years and thus had a long evolutionary times फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। माने जो स्पीसीज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, स्पीसीज के डाइवर्सिफिकेशन से कई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, यानी नए स्पीसीज बने, ठीक है। तो यह किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है, इवोल्यूशनरी टाइम पर डिपेंड करता है। ये इसका पहला फैक्टर हो गया। दूसरे फैक्टर पर आते हैं बेटा, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स, ओके, अनलाइक टेम्परेचर वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो ये उसका दूसरा कारण हो गया, दूसरा रीजन हो गया, ओके। सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट्स प्रमोट नीचे स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ए ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल नीचे मैंने आपको उस दिन बताया था, नीचे का क्या मीन्स प्लेइंग ए रोल
क्या रोल है, किसी स्पीसीज का रोल क्या है, क्या वर्क है, क्या फंक्शन है, किस टाइप का रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में। ठीक है। एनी सच कांस्टेंट environments promote the niche specialization and lead to the greater species diversity. Okay, there is more solar energy available in the tropics, which contributes to higher productivity. Okay, this in turn might contribute indirectly to greater diversity. अब देखिए स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या है। ड्यूरिंग हिज pioneering and extensive exploration in the wilderness of साउथर्न अमेरिका जंगल, जो साउथर्न अमेरिका का जो जंगल है, ठीक है ना, जहाँ आपने बताया कि जो साउथ अमेरिका है जहाँ पर ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसका जो जंगल है, उसमें कह रहा है कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है। क्या स्पीसीज क्या है रिलेशनशिप? कह रहा है कि इसमें जो वाइंडिंग और एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन है वाइल्डनेस का, वो सबसे ज़्यादा है। क्या है? द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व्ड दैट विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। अब कैसे, मतलब क्या, जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर स्पेसिएशन हो रहा है, ठीक है ना, जैसे इसमें लिखा ना बेटा कि ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज, क्या मतलब, माने मैक्सिमम स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना, माने स्पेसिएशन मैक्सिमम हो रहा है, इसके माने क्या, रिचनेस, किसमें रिचनेस इज इंक्रीज इन द स्पीसीज, किस पर डिपेंड कर रहा है, विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोरेड एरिया, ठीक है ना, जो एरिया एक्सप्लोरेट कर रही है उसी एरिया के साथ साथ वो भी इंक्रीज कर रहा है, माने इंक्रीजमेंट इन द स्पेसिएशन इंक्रीजिंग विथ द एक्सप्लोरेड एरिया, ठीक है, बट ओनली अप टू द लिमिट, लेकिन लेकिन एक लिमिट तक ही, उससे ज़्यादा नहीं, माने उसका लिमिटेशन है, कह रहा है कि लिमिटेशन भी है उसका, अप टू लिमिट। क्या? In fact, the relation between the species richness and area, माने एरिया और इंक्रीज्ड जो स्पीसीज है उसके रिचनेस में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है बेटा? कह रहा है कि रिचनेस एंड एरिया फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा, माने डिफरेंट वैरायटी के जो टेक्सा हैं, टेक्सा माने प्लांट हो सकते हैं, है ना, एनी कैटेगरी एनी रैंक ऑफ द क्लासिफिकेशन इज टेक्सा, ठीक है ना, जो क्लासिफिकेशन हम लिखते हैं उसकी कोई रैंक टेक्सा हो सकती है। क्या? जैसे कह रहा है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, देखिए ब्रैकेट में लिखा है, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर फिशेज हैं, ठीक, ये कोई भी हो सकते हैं, मतलब इनमें से किसी का भी नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट हो सकता है, नंबर में इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। टर्न्स आउट टू बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिगर देख लीजिए 15.2 दिया है, देखिए इसमें, यानी स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विथ द एरिया, ठीक है, वो कैसे कह रहा है कि एक हाइपरबोला फॉर्म कर रहा है, माने किस तरीके से फॉर्म कर रहा है, देखिए जैसे कि अगर स्पीसीज रिचनेस को इधर प्लॉट कर दें, देखो अगर यहाँ हम स्पीसीज रिचनेस और इधर एरिया को प्लॉट कर दें, तो कह रहा है किस तरीके से मिल रहा है, तो क्या है, इस तरीके से जो हाइपरबोला मिल रहा है, देखना जो ये ग्राफ होता है, ग्राफ, ये हाइपरबोलिक ग्राफ है ना, ये हाइपरबोलिक ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ ये शो कर रहा है, ध्यान देना कि जो स्पीसीज रिचनेस है, देखिए यह एरिया के बढ़ने के साथ साथ, जैसे एरिया यहाँ बढ़ी तो स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ा उसी अनुपात में, ठीक है, देखो इस तरीके से, मैंने ऐसे बढ़ता चला गया, जैसे एरिया बढ़ी वैसे, लेकिन एक लिमिट पर जाकर के कांस्टेंट हो गया, इससे ज़्यादा भी नहीं बढ़ रहा है, मैंने एरिया रिचनेस नहीं बढ़ रही है, ऐसे नहीं बढ़ रहा है, ऐसे
रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर कि एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी तो स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि इसका भी एक लिमिट है, स्पीसीज रिचनेस एक ऑप्टिमम पॉइंट पर जाकर के क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आ गया? मैंने इसके लिए फार्मूला दिया है S = CA²। देखिए यस क्या है, स्पीसीज रिचनेस है, ए क्या है, एरिया है, ठीक है, ए क्या है, एरिया है, ठीक है, और सी क्या है, इंटरसेप्ट है, ठीक है। और इसका लॉग लेंगे बेटा, तो log S = log C + Z log A, ये फार्मूला मिलता है इसके लिए। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड, अब इसका कंक्लूजन देखो, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो ग्राफ है, जो मैंने आपको अभी बताया, इसका देखिए क्या है, कंक्लूजन क्या है। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेड लाइन, जो जेड लाइन है, देखिएगा, वैल्यू ऑफ जेड लाइन इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2, ठीक है, regardless of the taxonomic group or the region where it is the plant in Britain, bird is California or mollusk in New York state, ठीक है। The slope of regression line are amazingly similar, जो स्लोप कह रहा है कि जो स्लोप दिखा रहा है, ठीक है ना, वो रिग्रेशन लाइन है किसका। बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट्स, यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ लाइन टू बी मच स्टीपर। क्या मतलब, मतलब यह कह रहा है कि जेड वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0.6 to 1.2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो कह रहा है कि जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, ठीक है, जैसे जिनको फ्रेंगिवोरस कहते हैं बेटा, फ्रेंगिवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स, ओके, in the tropical forest of the different continents, the slope is found to be 1.15, इसकी वैल्यू दिया है इसमें, ठीक है। what do steeper slopes mean in this contest, ठीक है। कहने का मतलब एक मैथमेटिकल वैल्यू इसके साथ दिया है कि किस तरीके से जो है एरिया, जो है एरिया किस तरीके से एरिया के बढ़ने के साथ साथ स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज करता है, बस ये है, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज वैरायटी टू द इकोसिस्टम, डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, क्वेश्चन मार्क है, देखिएगा। डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, जो फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम है, ठीक है ना, इसमें क्या कहीं कह रहा है कि नंबर ऑफ स्पीसीज, किसी भी कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीसीज मैटर करता है कि नहीं मैटर करता है, सोच के बताओ इसका आंसर। किसी भी कम्युनिटी में स्पीसीज का जो नंबर है बेटा, ठीक है ना, वो फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम के लिए मैटर करता है कि नहीं मैटर करता है, ये पूछ रहा है। क्यों नहीं मैटर करेगा? क्योंकि इकोसिस्टम का जो फंक्शन है, ठीक है ना, उसी पर तो डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। दिस इज ए क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट
have not been able to give a definite answer. क्या कह रहा है? For many decades, ecologists believe that communities with more species, yes, भाई ढेर सारे स्पीसीज मिलकर के ही तो कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी इसी से बनता है। कम्युनिटी क्या है? यही है, ठीक है ना। जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विथ लेस स्पीसीज, है ना बेटा। यानी जनरली टेंड टू मोर स्टेबल देन दोज ऑफ लेस स्पीसीज। कह रहा है कि कहीं कहीं स्पीसीज ज़्यादा है और कहीं कहीं स्पीसीज कम है ना। ऐसी भी बात है। यानी व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है ना। यानी एग्जैक्टली क्या स्टेबल है ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए? तो नहीं है, क्योंकि भाई जब कहीं अधिक है कहीं कम। स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, और उसी पर प्रोडक्टिविटी भी डिपेंड करती है ईयर टू ईयर, है ना। ये भी है। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट, देखिए कह रहा है कि इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रिजिलियंट, ओके, टू अकेजनल डिस्टर्बेंसेज। कैसे? यानी नेचुरल और मैन मेड, या तो प्रकृति के द्वारा नेचुरल और या तो फिर ह्यूमंस के द्वारा कहीं न कहीं उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया जाता है, ओके। एंड इट मस्ट आल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज, ठीक है। वी डू नॉट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स are linked to species richness in a community, but David Tillman's long-term ecosystem experiments using outdoor plots provides some tentative answers, ठीक है ना। डेविड टिलमैन ने इसका कुछ टेंटेटिव आंसर दिया, बता रहा है। क्या दिया? टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट विथ मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, ठीक है। टोटल बायोमास के लिए कह रहा है कि ईयर टू ईयर उन्होंने जो है स्पीसीज को शो किया, प्रदर्शित किया, बताया। क्या? ही आल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, क्या कि इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ। यानी इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, यानी अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज करती है तो प्रोडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। आल्दो वी may not understand completely how species richness contributes to the well-being of an ecosystem। फिर भी कह रहा है कि ये समझ में बात नहीं आती कि कैसे जो है स्पीसीज रिचनेस न बेटा वेल-बीइंग ऑफ इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट करता है। कैसे कंट्रीब्यूट करता है? We know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health, ठीक है। यानी रिच बायोडाइवर्सिटी अकेले ही किसी इकोसिस्टम को रिच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है। टेस्ट में क्या रखा जाए? देखा बॉटम में जैसे
respiration plants, full flavors. फिर photosynthesis in higher plants, photosynthesis है। तो यानी तो भाई ये क्या है? आप ये फिजियोलॉजी है बेटा, फिजियोलॉजी बॉटनी का ये फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है, जो रिस्पायरेशन है फोटोसिंथेसिस से फिजियोलॉजी, उसका इक्वेशन, उसका इम्पोर्टेंस और उसकी साइकिल ये आप तैयार कर लीजिए इसमें। तो फोटोसिंथेसिस हो गया इसमें, हायर प्लांट्स में इसका तो फुल फ्लेवर हो गया, और उसके बाद रिस्पायरेशन हो गया, ठीक है ना। और ग्लोजिंग क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जो ब्रेन से रिलेटेड है, बोलो ये समझ में आ रहा है? ये हो गया अपना चैप्टर। और उसके बाद एनिमल किंगडम टिल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आप जो वही होता है। इसमें बताना ये है कि देखिए रिस्पायरेशन में आप क्या तैयार करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक तो रिस्पायरेशन की डेफिनेशन हो गई, रिस्पायरेशन की करते किसको है, ठीक है। और इसमें जो है ग्लाइकोलाइसिस सबसे इम्पोर्टेंट, उसी में ग्लाइकोलाइसिस है। और दूसरा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट हो गया एरोबिक और एनारोबिक मोडिफिकेशन, या दोनों अलग अलग तैयार कर लीजिएगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसी में आता है ना। तो ये है उसमें, तो ये तैयार कर लीजिएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस, ठीक, और क्रेब्स साइकिल, दो टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट हो गए। इन्हीं से दोनों से मिल करके क्या बनता है? रिस्पायरेशन, ठीक है ना, जिसमें 38 ATP बनती है। यही तो बोलो, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से 38 ATP का लाभ होता है, गेन होता है, 38 ATP मिलती है, ठीक है। तो ये वहाँ तक आप पहुँचिएगा, टोटली आपको बताना है कि कितने कितने ATP कहाँ कहाँ मिलते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना, और TCA साइकिल, ठीक है, जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो पूरा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल तैयार कर लेना, उसमें कितने ATP बनते हैं वो, और वो ग्लाइकोलाइसिस वाला जोड़ करके कुल मिलाकर के 38 ATP होती है, जिसमें 2 ATP कंज्यूम हो जाती है, 36 ATP का गेन होता है, राइट। ये हो गया, तो ये आपका रिस्पायरेशन हो गया। रिस्पायरेशन में होता क्या है? जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के बाद उसमें ATP बनता है, जो कि हमारे लिए यूजफुल है। यही तो, ये हो गया रिस्पायरेशन। और फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, जो कि आप जानते हैं क्या है, एक फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिससे कि फूड फार्मेशन ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू formation of the foods. In this process, in the photosynthesis, the green plants are manufactured their own food itself by using the chlorophyll in the presence of sunlight. सनलाइट के प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है ना, अपने क्लोरोफिल का यूज करके, बोलो बेटा, अपने क्लोरोफिल का यूज करके, और जो है कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल हो गया, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से मिलता है, तो उस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का यूज करते हैं। और किसका यूज करते हैं? वाटर का यूज करते हैं। वाटर कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। तो H2O प्लस CO2 यानी 6 CO2 और प्लस 6 H2O, ये दोनों क्या हो गए? रॉ मटेरियल हो गए। क्या हो गए? रॉ मटेरियल्स हो गए। इन दोनों रॉ मटेरियल्स का यूज ग्रीन प्लांट्स करते हैं, और क्लोरोफिल उनके पास होता है, खुद का अपना पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, जिसको कहते हैं लाइट पिगमेंट है, जो कि सनलाइट को ट्रैप कर सकता है, पकड़ सकता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है ना। और वही जो सनलाइट है, सनलाइट के अंदर जो एनर्जी होती है, जो फोटान जिसको आप कहते हैं, जिसकी की वैल्यू hν होती है, वही hν फोटान जो है जाकर के क्या कर देता है? स्प्लिट कर देता है, माने एक्साइट कर देता है। किसको? क्लोरोफिल को। और क्लोरोफिल जब एक्साइट हो जाता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वाटर को क्या कर देता है? स्प्लिट कर देता है।
यानी हाइड्रोलिसिस कर देता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कर देता है, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज करता है। और क्या बनाता है? फूड बनाता है। क्या बनाता है? फूड बनाता है, ठीक है ना। तो यह फूड मेकिंग प्रोसेस है। क्या है? हाँ, फूड मेकिंग प्रोसेस है, जिससे कि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, है ना बेटा। कैसे? क्लोरोफिल का यूज करके और सनलाइट का यूज करके। और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों भाई? ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। तो इस तरीके से दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑक्सीजन बनता है, दूसरा ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में और क्या तुमको पढ़ना है? देखो, फोटोसिंथेसिस में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। फोटोसिंथेसिस ये हो गया जो मैंने आपको बता दिया पूरा थीम। लेकिन पूरे फोटोसिंथेसिस में क्या क्या पढ़ना है? एक तो साइक्लिक प्रोसेस है, दूसरा नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। ये पढ़ना है आपको, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड पढ़ना है आपको, ठीक है। समझ गया बेटा? फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, ये पढ़ना है आपको। तो इस तरह से आपको ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये पढ़ने हैं। हाँ, उसमें और एनिमल किंगडम में वो सब पढ़ लेना पूरा। क्या हुआ? ठीक है बेटा।